हेलो, मैं हूँ यशवर्धन। आप सबका स्वागत है। ठीक है, नमस्कार बोलना चाहिए, वणक्कम। सो आज की खबर ये है, जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि क्या यूपीआई जो कि 2016 के बाद से एकदम से भारत में क्रांति सी आ गई है नोटबंदी के बाद, क्योंकि नोट थे नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन होता था वो डिजिटल फॉर्म में होता था। अब सरकार ने कहा है और कुछ लोगों ने जो कहा है प्रधानमंत्री को कि आप जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर टैक्स लगा दीजिए, फी लगा दीजिए। फी है एक्चुअली। तो जब सर्वे हुआ तो 73% यूजर्स ने बोला कि वो यूपीआई को यूज करना ही बंद कर देंगे, कैश निकाल लेंगे अपने अकाउंट से, पॉकेट में रखेंगे, दे दिया करेंगे, लो भाई। ठीक है, सो ये है। लेकिन हमें इस खबर से निकालना है कि भारत में जो डिजिटल पेमेंट क्रांति है वो देखेंगे, कितने तरीके से पेमेंट होता है, क्या क्या है, भारत क्या है, क्या बिना इंटरनेट के ही पेमेंट हो जाता है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं ना, डिजिटलाइजेशन किस तरह से हुआ है, तो आज हम वो सब देखने वाले हैं। क्लियर है? सो अब देखें तो यूपीआई पेमेंट पर लगा चार्ज तो छोड़ देंगे इस्तेमाल, सर्वे में लोगों ने अपनी राय दी है। तो ये किसने सलाह दी है? डिजिटल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी और प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.3% का MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है, ये लगा दीजिए। आर फॉर रेट है, यहाँ पे लिखा नहीं, ध्यान रखें। तो क्या ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट आप लगा दीजिए, और अगर आप ये लगा देंगे तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कहा कि रुपे जो डेबिट कार्ड है उस पर भी, उससे भी अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगा दीजिए आप। कितना? 0.3%। अब ऐसे में जब एक सर्वे किया, और सर्वे में जब किया तो लोगों ने बोला कि भाई अगर ऐसा होता है, अगर ये लगा देते हैं ट्रांजेक्शन पर चार्जेस किसी तरह का, तो 73% यूजर्स ने बोला हम यूपीआई को यूज करना ही बंद कर देंगे। ये तो है खबर। और ये खबर कहाँ आई है? ये खबर आई है मिंट में। द मिंट ये न्यूज़पेपर है, उससे एक खबर उठाई मैंने। और अब हम बात करेंगे आखिर कितनी, अगर हम पिछले देखें, पिछले 5 सालों में डिजिटल पेमेंट की अगर हम देखें तो कितना, लगभग 89% बढ़ोतरी हुई है। 2016 में मैं भी नहीं इस्तेमाल करता था। 2016 में मैंने मजबूरी में पेटीएम यूज़ करना स्टार्ट किया। अब मैं फ़ोन पे, पेटीएम दोनों यूज़ करता हूँ, और हम सभी यूज़ करते हैं, हम देख रहे हैं। सो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से तेज़ी से यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सिर्फ अगर फीस लगा दी जाती है तो ये जो रिकमेंडेशन है एक बार पहले भी आ चुका है 2022 में, सरकार के साथ तब भी ये बात कही, और सरकार ने तब इस बात को माना नहीं था, क्योंकि इसका तब भी विरोध हुआ था कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। सो ये अभी तक नहीं लागू, लेकिन 1 अप्रैल से संभावना है कि कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। तो आज 28 मार्च, तो बस कुछ दिन बचे हैं। अब हम, ये तो चीज़ें ठीक है कि हम जान रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्यों लग रहा है, और हम छोड़ भी देंगे। लेकिन आपको प्रश्न ये नहीं आएगा कि छोड़ देंगे। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आएंगे कि डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, कि भारत में जो डिजिटल भुगतान क्रांति है ये आएगा, और इससे संबंधित कई सारे टर्म्स जो हैं वहां से आएगा कि ये क्या होता है। सो हम आज इसमें वो देखेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो भारत में मजबूरी में लोगों ने डिजिटल पेमेंट करना शुरू किया। कैसे कि 2016 में जब नोटबंदी हो जाती है तो फिर क्या होगा, लोगों को मजबूरी में यूपीआई हुआ या आधार पेमेंट हुआ, या भारत या रुपी या ई रुपी वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे करके हर साल ये आते गए, और अब हम उन्हें धीरे धीरे क्या कर लिया, हमारी ज़िंदगी का वो अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। आप कहीं एक छोटा सा पेमेंट ही क्यों करना हो, आप 10 रुपये का भी करते हैं, अगर ऑटो में आ रहे हैं तो भी आप यूपीआई यूज़ करते हैं कि नहीं? बड़ा कॉमन हो गया ना। और उसमें कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे मैंने किसी से पूछा इससे फ़ायदा क्या है, कहते कैश रखना नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर मान लो हम ऑटो से या टैक्सी से कभी आए हैं, उसने बोला 48 रुपये, लेकिन हमारे पास 50 का नोट है, बोलेगा 2 रुपये नहीं है, तो हमें ज़्यादा देना पड़ता है। मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। ये कल रात की बात है, कल रात में मैंने पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल होता है। तो जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, कहते हम यूज़ करना बंद कर देंगे इसको। क्लियर है? सो अब हम देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, किस तरह से। सो भारत में अगर देखें तो 1990 से लेकर के इसकी शुरुआत हम देखते हैं। डिजिटलाइजेशन जब होता है बैंकों का, बैंकों में कंप्यूटराइजेशन बड़े पैमाने पर होना शुरू हो जाता है, जो कि 80 के दशक से शुरू होता है, और धीरे धीरे करके हम 90 तक आते आते देखते काफ़ी हद तक हो जाता है। तो यहाँ 90 के दशक में बैंकिंग डिजिटलाइजेशन की शुरुआत होती है, और इसे आप देखते होंगे, सुना है आरटीजीएस,
ये 2 लाख से ऊपर के पेमेंट के लिए होता है, ठीक है। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली, ये शुरुआत होती है 2 लाख से ऊपर के पेमेंट के लिए होता है। आप कहीं बैंक में जाएंगे, अब एक से दूसरे कहाँ आपको लाखों रुपए लेके जाना है, तो बेटर है वहीं से आपने फॉर्म भरा, बैंक को दिया, आपके खाते से पैसे कट के उनके खाते में पहुंच जाएंगे, बस इतना सा काम है, ठीक है। देन फिर एक और शुरुआत होती है जो छोटे ट्रांजेक्शन है उससे, ये तो उसी वक्त हो जाता है इमीडिएट, जैसे आपने दिया 20 मिनट के अंदर हो जाता है। फिर होता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी एक तरीका है, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं 2005 में। अब देखो कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में इस तरह से पूछ लेंगे ये क्या है, पूरा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या आपसे ईयर पूछ लेंगे कि इनमें से पहले कौन सा शुरू हुआ, मैच द कॉलम आता है ना, मैच करने के लिए दे सकते, तो वहां से आ जाएगा। ये हुआ। देन आगे चल के हम देखते हैं कि मोबाइल जैसे जैसे और तेजी से बढ़ने लग गए, तो मोबाइल और ऑनलाइन पेमेंट अगर देखें तो यहाँ पर एक और आ गया IMPS, ये भी आप मोबाइल पे इमीडिएट कर लेते हैं, जो वो आ गया। देन एक आता है आधार बेस्ड। अब ये किसके लिए है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसके पास अगर मान लीजिए कि इंटरनेट भी नहीं है, साधारण फोन है, तब वहां पे आधार बेस्ड पेमेंट हो जाता है। क्लियर है? आप गांव में जाते हो, लिखा होगा ना आधार नंबर से पैसे निकलवाइए, यस गुड। तो वहां पर ये आधार से, तो सिंपल वाला वो क्या कीपैड वाला होता है ना, पुराना वाला फोन, उससे भी हो जाता है ये ट्रांजेक्शन। मैंने देखा है लोगों को करते हुए। क्या होता है? फ्रॉड तो हर चीज से हो जाता है। अब मेरे अगर फ्रॉड की हम बात करें तो मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। नहीं, लेकिन आधार से फ्रॉड तभी होगा ना जब आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता है। लेकिन आप उन लोगों के लिए सोचिए कि अगर कोई जो आपने कहा कि जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं इस तरह के, वहां पर किसी का स्मार्टफोन नहीं है, बस नॉर्मल फोन है, ठीक है, नॉर्मल फोन है, वो जाता है, इंटरनेट भले उसके पास नहीं, सब फोन चलता है, सिम है उसके अंदर, तो भी वो पेमेंट ले सकता है और किसी को भेज भी सकता है। ये भी तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि गाँव के लोगों को अगर मान लो पेंशन निकलवानी है और वो जाएंगे वहाँ पे, कई बार गाँव में बैंक नहीं है, पता चला गांव से 5-10 किलोमीटर दूर है, तो उनके लिए तो बड़ी चीज होगी। हालांकि वो लोग डरते हैं, लेकिन अपने घर के किसी पढ़े लिखे बच्चे को लेकर जाते हैं, नॉर्मली ये देखा मैंने। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज और होती है, 2014 में जब मोदी जी आते हैं, मोदी यहीं से आए हैं, ठीक है, और यहाँ से डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत होती है। क्लियर है? और यहाँ से तो और कमाल हो गया। फिर जब तारीख कितनी थी आप लोगों को मालूम है? 8 नवंबर रात को 8 बजे मोदी जी 2016 में टीवी पे आए, तो कई लोगों की धड़कनें रुक गई होंगी इस वक्त, कि उन्होंने कहा भाई अब 1000 रुपए के और पुराने 500 के नोट नहीं चलेंगे। क्लियर है? सो ये वाली बात यहाँ पर हुई और इसने लोगों को मजबूर कर दिया यूपीआई अपनाने के लिए। नहीं तो लोग क्या करते थे? कैश में ट्रांजैक्शन करते थे। और यहाँ से हम देखते हैं यूपीआई आ जाता है 2016 से। ये क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। क्लियर है? एक ये लॉन्च हो जाता है। फिर एक और आता है QR कोड वाला, भारत QR कोड, ये 2017, जिसे हम भीम ऐप के कहते हैं ना, भीम ऐप जो लॉन्च हुआ, तो उसमें इसके थ्रू होता है QR कोड। अब आजकल आप लोग ये तो करते हैं, अपना QR कोड किसी को भेजते हैं, किसी का आप पेमेंट करें उसके थ्रू कर देते हैं, नहीं तो आपने यूपीआई एड्रेस भेजा, अब तो नहीं, मोबाइल नंबर दिया उस पर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए। देन फिर आता है रुपे कार्ड। आप लोगों के जो कार्ड हैं उस पर कभी वीज़ा लिखा रहता था, मास्टर कार्ड होता था, तो अब एक और उस पर रुपी का साइन वाला रुपे कार्ड आ गया, वो भारत का है पेमेंट सिस्टम। ठीक है, पेमेंट गेटवे सिस्टम बोलते हैं इसको। देखिए क्या होता है कि जो वीज़ा है वो इंडिया का तो है नहीं। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये जैसे एक कार्ड मेरा ये, इस पर वीज़ा लिखा हुआ है, एक ये कार्ड है जिस पर रुपए लिखा हुआ है, तो जो वीज़ा है ये कहाँ पे है? यूएसए का पेमेंट सिस्टम है ये, पेमेंट गेटवे। और रुपए किसका हो गया? इंडिया का हो गया ये। तो अब इंडिया के पास भी अब ये आ गया, अब आप इसके थ्रू पेमेंट करेंगे। और भारत के आसपास के जो देश हैं जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब ने भी यूपीआई या रुपए जो पेमेंट सिस्टम है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हमारी जो दूसरे देशों पे निर्भरता है वो कम होती जाएगी, हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे इस मामले में कि पेमेंट गेटवे सिस्टम भी हमारे पास है ऑलरेडी। इंडिया के बैंक्स यूज करते हैं, बट ये पेमेंट सिस्टम है यूएस का। ये क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखो ये पेमेंट गेटवे सिस्टम होते हैं ना, जैसे आप लोग जाते होंगे, कई बार आप देखते होंगे, बोलते हैं अच्छा आप फी पे करो, तो वहां रेजर पे आ जाता होगा, आता है कि नहीं? देखिएगा ध्यान से, दिए रेजर पे ज्यादातर आप लोग फीस वगैरह पे करते होंगे।
तो जो एमपीपीएससी है, यूपीएससी की फी पे करते हो तो रेजर पे आता है। नॉर्मली जैसे मैं बच्चे के स्कूल की फी पे करता हूँ, रेजर पे आ जाता है उस पर, तो उसके थ्रू मैं पे कर देता हूँ, तो वो उनका अलग से, तो इससे से अलग। बट ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो गवर्नमेंट का है, कौन सा है, रुपे। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। और रुपी का सिंबल तो आप सभी जानते हैं। चलिए देन एक और आ गई चीज, वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, अब अगर हम ये देखें और इसके थ्रू अगर हम देखें तो ई रुपी, अब ये क्या है, एक तरह का वाउचर होता है कि आपने बैंक से वाउचर ले लिया ताकि फ्रॉड ना हो। ठीक है, जैसे कि आप, अब आपने उस समय आप लोग नहीं थे तो मैं क्या बताऊं, सन 2000 की बातें बताता हूं। अगर उस वक्त हमें फ़ोन वगैरह जैसे रिचार्ज कराते थे तो कूपन मिलता था, उसको स्क्रैच करते थे, तो ये उसी तरह का सिस्टम है कि हमने वाउचर खरीद के रख लिए पहले से अपने पास, स्क्रैच करेंगे और उस पर जो पिन होगा वो बताएंगे और पेमेंट हो जाएगा। तो एक तरह के पेमेंट कार्ड होते हैं ये। ई रुपी जो है, तो आपको कैश अपने पॉकेट में नहीं रखना है, बस ये वाउचर खरीद के रख लेना है। क्लियर है? और वो वेरीफाई कैसे होगा, ओटीपी से होगा फिर से। तो ऐसा नहीं कि कोई और अगर वाउचर लेके चला जाए वो यूज कर ले, नहीं, आपके ओटीपी से होगा। क्लियर है? तो ये सिस्टम क्यों किए गए, ये सब क्यों किया गया, इसलिए किया गया ताकि हम दूसरे पेमेंट गेटवे पर डिपेंडेंट ना रहें। दूसरा जो फ्रॉड होते हैं इस तरह के, उन फ्रॉड से लोगों को बचाया जा सके। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम आगे देखें तो यहां पर देखिए कौन कौन से, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, ये सब यूपीआई। ठीक है, तो अब अगर इसको अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम क्या देख रहे हैं, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, इन देशों ने इसको स्वीकार कर लिया है। क्लियर है? इससे क्या हो रहा है, वीजा की जगह अब वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस मतलब विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं वो अगर वहां से यहाँ पैसा भेजते, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते विप्रेषण, इंग्लिश में ध्यान रखिए इंग्लिश ही मिलता ज्यादातर, रेमिटेंस। और दुनिया भर में रेमिटेंस के मामले में इंडिया नंबर 1 पर है, क्योंकि इंडिया के लोग जाते खाड़ी देशों में, दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं, वहां से अपने परिवार वालों के लिए वो लोग वहां से पैसा भेजते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से देशों ने अडॉप्ट कर लिया यूपीआई को। ठीक है, चलिए। सो अब अगर आगे का हम देखें कि और इसके अलावा और क्या क्या चीजें अगर हम देखते हैं, तो अब ये करता कौन है ये सारे काम, तो यूपीआई कौन चलाता है भाई, जो पूरा मैनेजमेंट देखता है वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है कि यूपीआई है, यूपीआई लाइट है, या ये जितने भी अलग अलग तरह से जो दिख रहे हैं आपको ऐप्स हैं, वो सारे यूपीआई बेस्ड हैं, लेकिन यूपीआई को चलाने वाला कौन है, कौन सा ऐसी संस्था, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रन करता है, इसका मैनेजमेंट करता है, वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये चलाता है। क्लियर है? देन अब अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ मान्य हो चुका, हमने देखा सिंगापुर देख लिया, भूटान देख लिया, नेपाल देख लिया और यूएई, ये हमने देख लिया। इन कंट्रीज में भी अब ये यूपीआई के पेमेंट को मान लिया गया है। अब अगर यहाँ ये देखें कि जो भीम या भारत, यहाँ पर बिना इंटरनेट के भी काम किया जा सकता है, आपको वित्तीय लेन देन आप कर सकते हैं। ये किन के लिए है, जो स्मार्ट डिवाइस नहीं यूज करते हैं, सामान्य फोन यूज करते हैं, जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ सिम से चलता है। और रुपे कार्ड अगर हम देखें तो ये वीजा और मास्टर कार्ड का एक भारतीय विकल्प है। क्लियर है? वीजा और मास्टर कार्ड कहाँ के, यूएस बेस्ड हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ के हैं ये पेमेंट गेटवे सिस्टम, यूएसए के हैं। और अब ये रुपए कहाँ का हो गया, भारत का हो गया। तो ये एक पेमेंट गेटवे सिस्टम हो गया। क्लियर है? ध्यान रखेंगे सभी। चलिए, और ये नाम बार बार आ रहे हैं तो आप ध्यान रखें इनको। आधार बेस्ड, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो किस तरह से अब हम देखें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए एक और चीज़ जो मैंने आपको बता रहा था कि एनपीसीआई के द्वारा क्या डिजिटल वाउचर आधारित पेमेंट भी हैं, जो मैंने बताया स्क्रैच करेंगे, ओटीपी आएगा, आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह के वाउचर्स मिलते हैं कई सारी जगह पे। अगर आप जाएंगे कि मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो आप वो वाउचर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है। जैसे जब नोटबंदी हुई उन दिनों बड़ा वो चलता था कि शादी में अगर जा रहे हैं आप कैश है नहीं, तो क्या करेंगे, मीम्स बनते थे कि दूल्हा दुल्हन अपना वो लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ, अपना बिल्कुल क्यूआर कोड लेके बैठे कि भाई इसमें डाल दो जितने डालने हैं आपको। ठीक है, तो यही होता था। नॉर्मली हम सब जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, तो उनको पता है कि भाई देना ही देना है, लोगों को गिफ्ट तो देनी है, तो ये डाई। सो चलिए ये है। देन इसके अलावा अगर हम देखें कि डिजिटल रुपया जो है वो कौन चलाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके द्वारा ये एक डिजिटल रुपया, डिजिटल करेंसी चलाई गई है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि भाई क्या भारत में कोई डिजिटल करेंसी है, तो लेकिन ब्लॉकचेन पर आधारित नहीं है, ध्यान रखें, ये बिटकॉइन वगैरह से अलग है। ये क्या है, भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा चलाई गई एक करेंसी है, डिजिटल है।
तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत में क्या डिजिटल करेंसी चलती है, तो आप बोलेंगे चलती तो है बट वो डिजिटल रुपया है और वो बिटकॉइन वगैरह से अलग है। बिटकॉइन जो जैसी करेंसी के लिए आरबीआई ने यहाँ पर बैन कर रखा है, उन्हें उनमें हम लेन देन नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन हुआ, डॉज कॉइन हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, भारत में उनमें लेन देन में प्रतिबंध है, सरकारी तौर पे प्रतिबंध है इन सब चीज़ों पे। क्लियर है? देन अगर हम यहाँ देखें सीबीडीसी जो है इसके दो हैं, एक रिटेल हो गया छोटे मोटे लेन देन करने के, एक होलसेल जो बड़े लेन देन किए जाते हैं उसके लिए, तो इन्होंने दो बना रखे हैं। अब सवाल एक और बनेगा कि आखिर ये जो डिजिटल पेमेंट किया जाता है इससे फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इससे लाभ है? तो यहाँ पे आपको लाभ दिख रहे होंगे। एक तो कैश लेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नगद बिना नगद के बोलेंगे, नगद क्या बोलेंगे, नगद लेस, नगद रहित, ठीक है, कैशलेस नगद रहित अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो नगद जो निर्भरता हमारी कम हो रही है, इससे क्या बेनिफिट है ये बताइए जरा। बड़े पैमाने पर हमारे को अपने बटुए में पैसे नहीं लेके चलने पड़ते हैं, फिर लोग कहेंगे पर्यावरण के लिए बढ़िया है, कागज कागज बचता है, ये भी तो होगा ना एक, ये भी तो जोड़िए आप कि भाई वो कैसे बनेगा, पेड़ काटे जाते हैं उनसे कागज बनता है, उनसे फिर तो वो कहेंगे कि भाई ठीक है। एक तो ये हो गया कि इससे फायदा सबसे बड़ा ये कि पैरेलल इकोनॉमी नहीं चल पाती है। अब आप पूछेंगे पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है, जैसे समानांतर अर्थव्यवस्था कहते, इसे बोलते ब्लैक मनी। अगर सारा लेन देन यूपीआई के थ्रू होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, तो क्या होगा, अकाउंट्स मेंटेन हो जाएंगे। आपने मुझे दिया नगद, आपसे मैंने 50,000 लिया, ना मैंने लिखा ना आपने लिखा, मैं उसको जाके बाजार में खर्च करूंगा और वो एक तरह का मैंने दिखाई नहीं अपनी इनकम में, मैंने उस पर इनकम टैक्स बचा लिया। और दुकानदार ने भी क्या किया, कैश में ले लिया, उसने भी नहीं बताया कि मैंने इतने का सामान बेचा, तो दोनों ने टैक्स चोरी की और धीरे धीरे पैसा बढ़ता जाता है। उसे बोलते समानांतर अर्थव्यवस्था। जिस धन पर टैक्स ना चुकाया जाए, जिसको कि हम ब्यौरा प्रस्तुत ना करें डिपार्टमेंट के पास, आयकर विभाग के पास, वो सारा धन कैसा है, काला धन, ठीक है। सो लेकिन वो ध्यान रखो बना हुआ है, वो गया नहीं है कहीं, लेकिन हाँ फायदा हुआ है इससे। एक तो ये, देन और क्या हो रहा है, इससे लेन देन ज्यादा तेजी से कर पाते हैं हम लोग और सुरक्षित तरीके से कर पाते हैं। क्लियर है? सो अब देखिए फटाफट आपने बोला, मैंने ट्रांसफर किया, मैंने, तो ये इसमें ये हो जाता है। और देखें काले धन पर नियंत्रण छोटे मोटे स्तर पर हो गया, लेकिन बड़े पैमाने पर जिन्हें करना है, नहीं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक हाई कोर्ट के जज के घर पर 15 करोड़ रुपए बोरियों में मिलने चले हुए। ज्यादा पुरानी घटना नहीं, हम लोग 2-4 दिन पहले उन्होंने चर्चा की थी। तो काला धन खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखें। लेकिन डिजिटल फॉर्म में अगर कोई करेगा ही नहीं, काला धन से लेन देन कर रहा है, ब्लैक मनी किसी के पास है या कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे नहीं करेगा। इसलिए अब आप जानते 2000 के नोट बंद कर दिए हैं, क्योंकि 2000 के नोट फिर तो हवाई जहाज में भी ले जाना बड़ा आसान था। 2 लाख इधर रखिए, 2 लाख इधर रखिए, कोई नहीं, पॉकेट में रखे हुए पैसों को पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं। आप अगर सामान में रख के ले आ रहे हो, वो पूछेंगे इतना पैसा कहाँ से आया, राइट। अब देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसे बोलते वित्तीय समावेशन। इसका मतलब समझते हैं आप, लोगों का बैंक में खाता खोलना और बैंक के द्वारा लोगों को बैंकिंग सुविधा देना। अगर मान लो किसी को पेंशन देना तो ट्रांसफर कर दिया। अगर मान लो कई तरह की सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज चलाती है सरकार, क्या करती है, पेंशन देती है। यहाँ पे लाडली बहना है, कहीं लाडला भाई भी होगा, विधवा पेंशन होती है, वृद्धावस्था की होती है, ठीक है, स्कूल के बच्चों को भी मिलता है। अगर मान लीजिए वो पैसा बोला जाए कि आपको पर्टिकुलर उस अधिकारी के पास जाना है या गांव में ग्राम सचिव के पास जाना है, वो पेंशन देगा, तो पता चला 1000 रुपये देना है, ताऊ 50 रुपये नहीं है, 950 पकड़ा दिए, ठीक है, ऐसे होगा ना। तो आप सोचिए वो अपना हिस्सा मांग लेगा। स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा, तो जो भी वहाँ अकाउंटेंट बैठा होगा, वो 300 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर होंगे तो रख नहीं सकता। वो 300 अगर जाने हैं तो पता चलो हर महीने के उसमें से बोलेगा कि 290 ले लो, इतनी है, और आप कहोगे हाँ ठीक है। ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो यहां हम क्या करेंगे, ना केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है कि इससे क्या हुआ, सारे बच्चों के खाते खुल गए। जनधन याद है आप लोगों को, जनधन खाते खोले थे, हालांकि वो बहुत पुरानी योजना है, 2014 से पहले की, मोदी जी के आने से पहले, लेकिन इससे फायदा हुआ ना। और फिर डिजिटलाइज हो गई सारी चीजें। अब आपको कहीं भी कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो एक तो क्या हो गया, डिजिटल फॉर्म में हो गया और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इससे लीकेज बचता है। जैसे कि आधार बेस्ड पेंशन हो गई, तो अब ये पता रहता है कि भाई वो व्यक्ति जिंदा है या मरा है, जाना पड़ता है। और आधार बेस्ड राशन जो मिलता है फ्री वाला या कम रेट वाला, वो भी आधार बेस्ड हो गया। तो आधार से फिर व्यक्ति की पहचान हो जाती, नहीं तो आप तो कितने नामों के कितने कार्ड बनवा लीजिए,
फर्जी बनवाए जा सकते थे, वो लीकेज खत्म, तो यहाँ से लीकेज भी खत्म और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है, ठीक है। देन इसके अलावा हम देखें ई कॉमर्स और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। आप में से ज़्यादातर लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी सामान खरीदते होंगे तो आप कई तरह के ऐप आते हैं, उन पर जाके सर्च करते होंगे, कोई अमेजोन पर जाता होगा, फ्लिपकार्ट पर जाता होगा, और क्या मीशो, बहुत सारे दुनिया भर के हैं, आप वहाँ से ले लेते होंगे, क्योंकि वो क्या बोलेंगे 50% डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट कैसे दे देते हैं, क्योंकि ये इनको सिर्फ गोदाम में रखा है सामान, कोई शोरूम वगैरह नहीं बनाया इन्होंने, तो इनके खर्चे बच गए। भाई किसी बड़ी सी दुकान अगर लें तो लाखों रुपए तो उसका जाएगा, सोच के देखिए। तो अब वो गोदाम है, जैसे ब्लिंकिट है, मेरे घर के पास ब्लिंकिट है, बस अंदर है, बस बाहर बोर्ड लगा ब्लिंकिट, हमेशा 20-25 बाइक खड़ी रहती हैं और वो लगेगा नहीं कोई शोरूम है, अंदर इन्वेंट्री मतलब गोदाम है, बस सामान उठाया थैले में रखा और आपको देने आ जाते 10 मिनट में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से फिर वो आपको डिस्काउंटेड रेट पे दे पाते, क्योंकि उनके कई तरह के खर्चे बच गए, तो वो बेनिफिट आपको मिलते हैं। इससे क्या हो रहा है, ई कॉमर्स को बढ़ावा मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदना बेचना ये चल रहा है, क्लियर है। और इस तरह से क्या हो रहा है, डिजिटल इंडिया जो अभियान है उसको बढ़ावा मिल रहा है। चलिए अब और देखते हैं इसमें क्या है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, बिल्कुल चैलेंजेस भी हैं, किस तरह के, क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटल उसमें पहुंचते आ रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी के यहाँ पे देखिए सुरक्षा चिंताएं, जैसे कि साइबर सुरक्षा और डेटा चोरी आपका चला गया। अब जैसे मान लीजिए एक बार मेरे साथ हुआ गुरुग्राम में, गुड़गांव, मैंने अपना कार्ड दिया पेमेंट के लिए और वो उसके बाद पता चला 4-5 दिन बाद रात को 1 से 2 के बीच में 1.5 लाख मेरे अकाउंट से गायब हो गए। वो बाद में आ गए थे क्योंकि मैंने कंप्लेंट की पुलिस में, तो बाद में मिल गया, बैंक से मिल गया था। लेकिन क्या हुआ, आपका डेटा तो गया ही गया, साथ में आपके अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन चली गई। तो ऐसे में वहां पर साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आने लग गए और हम देख रहे हैं सबके साथ हो रहा है। वो क्या एक जामताड़ा बना है ना, उनका काम ही यही है, ठीक है, लोगों को कैसे उल्लू बनाया जाए। और देखते ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, इंटरनेट की कमी है और इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता की भी कमी है, ठीक है। जैसे कि सबसे सस्ते नेटवर्क अगर हम देखें, सबसे सस्ता किसका है, वाउचर्स जो आते हैं या रिचार्ज आप कराते हैं फ़ोन में, BSNL का है। मैंने भी 1 नंबर BSNL का ले रखा है, ठीक है। साल भर का मुश्किल से शायद 2000 के आसपास आता है, दूसरे का आएगा 4000 के आसपास, मतलब आधे में। लेकिन होता यह है कि काम ही नहीं करता है, ठीक है। आप सोच के देखिए, तो वहीं लौट के फिर जियो पे जाना पड़ता है कि भाई जियो का रखो, समझ रहे हैं। तो ये है, कनेक्टिविटी की समस्या आती है ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम लगातार बना रहता है। इसके अलावा अभी भी लोग क्या चाहते हैं, नगद में लेन देन हो जाए भाई, ठीक है। क्योंकि कई लोगों से कहेंगे भैया हमें फ़ोन चलाना आता नहीं है, कई बार होगा ऐसा, आप कई लोगों को देखेंगे, आपकी उम्र के लोग तो सब कहेंगे हाँ ठीक है फ़ोन में डाल दो। लेकिन अगर और बड़े लोगों से आप पूछेंगे, वो ग्रामीण क्षेत्रों में पूछेंगे तो कहेंगे भैया हमें तो नगद दे दो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं ये क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यही तो है मिंट की जो खबर मैंने, जिसके कारण ये हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर 0.3% का MDR लगा दो, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे। तो उससे अगर ट्रांजैक्शन होंगे तो देखिए, आप तो सोचेंगे अरे मैं कितना करूंगा, लेकिन पूरे देश के लोगों के बारे में सोचिए तो कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे। हमने UPI वगैरह क्यों अडॉप्ट किया था, कि फ्री था ट्रांजैक्शन करना, तो फ्री था तो लोगों ने अडॉप्ट किया। और पेटीएम क्यों कम होने लग गया, क्योंकि उन्होंने भी मर्चेंट से इस तरह के लेना शुरू कर दिया था ट्रांजैक्शन पे, तो लोग गूगल पे चले गए, फोन पे चले गए, ठीक है, इसलिए लोग वहां शिफ्ट हुए। सो अगर ये देखें तो व्यापारी फिर क्या करेगा, अगर मान लो MDR लगा भी दिया, तो जैसे कि MDR लगाने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कहीं किसी को बोलता हूं कि भाई अभी तो UPI से कोई ले ले, मैं कहता कार्ड से ले लो, तो कहते सर अगर कार्ड पे ना 3% का वो चार्ज लग जाएगा, मतलब 0.3 होता है, वो 3 बोल देते हैं वो लोग। मैं भी घबरा जाता हूँ भाई 1 लाख पे 3,000 देने पड़ेंगे, तो वो 300 तक बात समझ में आती है। सो अब आप समझ में सोचिए, तो अगर ये लगा दिया जाएगा तो लोग कहेंगे यार 300 छोड़ो ना, यहाँ से वहाँ तक टैक्सी से चले जाएंगे, तो आदमी क्या करेगा, नगद रखना शुरू कर देगा, तो कहेगा UPI यूज ही नहीं करना। अभी UPI पे नहीं लग रहा है, कार्ड्स पे लगता है, क्रेडिट कार्ड पे और ज़्यादा लगता है, डेबिट कार्ड पे भी लगता है। और ये करते क्या है, वो जोड़ देते हैं आपके बिल में, ठीक है, वो आपके बिल में जोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के वो आप ही के ऊपर आना है, और जब आपके ऊपर आएगा तो आप क्या करेंगे, अरे ये तो 1 लाख पे अगर 300 रुपये चले भी जा रहे हैं तो एक काम करो बचा लेते हैं, नगद निकाल के लाते ATM से दे देंगे इनको, समझ रहे हैं आप। तो ये समस्या आएगी। अब और देखते हैं इसके अलावा क्या कर रही है सरकार। तो सरकार देखे तो एक अभियान चला रखा है उन्होंने, डिजिटल इंडिया अभियान। देखो अलग अलग क्वेश्चन कहीं से भी आए तो हमने कवर किया है, कोशिश की, चैलेंजेस क्या हैं, बेनिफिट क्या है और सरकार और आगे के लिए क्या कर रही है और हम आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है।
सो अब अगर देखें तो सरकार ने क्या किया है, डिजिटल इंडिया अभियान चलाया। इसके अंतर्गत क्या कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आजकल क्या होता है, मान लो आप कहते कि सर मैं आज नहीं आ पा रहा, तो मैं क्या कहूँगा, ओके कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन पे जाओ, क्लास अपलोड हो जाएगी, नोट्स आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब के द्वारा आप हमारे वीडियोज़ को देख के पढ़ लीजिए, ये बोलता हूँ ना। तो इट मीन्स ऑनलाइन सर्विसेज हर जगह पर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट। जैसे डिजी लॉकर, आपकी मार्कशीट रख लीजिए, लाइसेंस रख लीजिए, आधार, कुछ भी आप उसमें रखिए, तो आपको हर जगह कैरी नहीं करना, बस आपने मोबाइल पर दिखाया और पुलिस वाला कहे अच्छा जाओ, RC वगैरह, लाइसेंस वगैरह ऐसे ही होता है। क्लियर है। और देखते हैं क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए, ताकि वहां पर भी लोग जामताड़ा जैसे स्कैम में ना फंसे, और अगर वो डिजिटली साक्षर हो जाएंगे तो वो इस तरह के अभियान में शामिल होकर के तेजी से इन टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। और सरकार ऐसा क्यों करती है, कभी सोचा आपने, सरकार इसको बढ़ावा क्यों दे रही है? सरकार चाहती है कि लीकेज रुके, सरकार चाहती है पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स का कलेक्शन बढ़े। भाई ज्यादा से ज्यादा डिजिटल फॉर्म में होगा तो मतलब सरकार की नजर में आ जाएगा लेन देन, बैंक के द्वारा आप करेंगे हमेशा लेन देन, तो बैंक के द्वारा करेंगे तो टैक्स तो लगना ही लगना, आप ये मान के चलिए। और अपने बैंक में कितना भी आप पैसा रखिए, वो आपके पैसे तो बैंक काट ही लेता है, पहले ही काट लेगा। ठीक है, चलिए देन और देखते हैं इस पे के द्वारा क्या क्या होता है। कई तरह के समाधान हैं, बोलते कितने तरीके से हम डिजिटल अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं पेमेंट करने के, तो आप इन सबको यूज कर रहे हैं। रुपए हो गया, एक UPI हो गया, ई-रुपी हो गया, EAEPS हो गया, राइट। सो इस तरह की कई सारे हैं, तो इनको अब हम देख रहे हैं। और इसमें हाँ, ये भीम में अभी भी चल रहा है कि नहीं, कि बंद हो गया? पहले इसमें कैशबैक चला करता था कि भाई लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए भाई इतना कैशबैक मिलेगा, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे हम देखें तो भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति ने आर्थिक तौर पर क्या पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है। देन क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन और ई-कॉमर्स को बढ़ावा दिया है। ठीक है, कि आप फोन के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा चीजों को खरीद लेते हो, दुकानदार भी अपनी चीजों को वहां पे दिखा देता है कि मेरे पास ये चीज है। आप अगर अमेजोन पे ऑर्डर करेंगे तो कई सारे दुकानदारों ने अमेजोन पे अपने आप को रजिस्टर कर रखा है और वो आपको सामान भिजवा देते हैं। क्लियर है। सो इस तरह की चीजें लगातार बढ़ रही हैं। ठीक है, और ये इससे फायदा है नुकसान है? फायदा है। चलिए अब हम देखते हैं अगर क्वेश्चन किसी तरह के बनेंगे तो क्या बनेंगे अगर मेंस के बनेंगे। भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति के प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिए, क्या मेन फीचर्स क्या है। तो हमने जो चर्चा की यहीं से क्वेश्चन बनेगा। देन आता है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में UPI की क्या भूमिका है। तो आप देख सकते हैं UPI हमने जो भी देखा उसी से आप निकाल लेंगे। इसके अलावा इसके क्या बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या हैं डिजिटल पेमेंट में, और क्या देखें सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, सरकार ने क्या इनिशिएटिव, किस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, ये होगा। देन आएगा कि अभी भी बढ़ तो रहा है लेकिन भारत में अभी नकदी का प्रचलन ज्यादा है, क्यों? तो वो आपको बताना पड़ेगा कि डिजिटल साक्षरता में कमी है, अभी भी पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली से जुड़े नहीं है भारत के लोग। ठीक है, कई लोगों के खाते नहीं है। अब अगर हम प्री की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जैसे ये तो डिजिटल भुगतान प्रणाली से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो वह यहां आएगा। तो इनमें से कौन सी है, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं पूछूं बैंकर ऑफ द बैंक्स तो कौन है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि 1921 में एक बैंक खुला था जो कि 3 बैंकों को मर्ज करके बना था, SBI, और कब इसका नाम बन गया था? 55 में। ठीक है, SBI, नहीं तो पहले इंपीरियल बैंक हुआ करता था। चलिए, और नीति आयोग तो आप सभी जानते ही हैं, प्लानिंग कमीशन की जगह है। तो इस तरह से लगभग 15 क्वेश्चंस इसमें MCQs भी मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है अगर समय है तो मैं दिखाऊं, नहीं तो आप इसको, समय नहीं है अब हमारे पास। सो आप क्या करेंगे, आज ही जाएंगे कहाँ पर, हजेला IAS अकेडमी, आप वेबसाइट खोलेंगे और वहां पर जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर भी आपको वहां पे मिल जाएगा, मॉडल आंसर भी मिल जाएंगे, राइट। सो हम अब मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।